नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप आज की क्लास हमारी है क्लास 12 फिजिक्स में, जब अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक आवेश के गुणधर्म पे। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपकी क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग अलग। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप जो भी मैथ की अलग जो भी क्लास लगी उस मैथ की प्लेलिस्ट में है, केमिस्ट्री की जो भी क्लास लगी है वो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, और जो फिजिक्स की क्लास लगी है वो फिजिक्स की प्लेलिस्ट में है। और क्लास 10 की साइंस और मैथ की भी क्लासें लग चुकी है, जो जिनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुकी है। यानी अगर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखिए, उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए आसान हो जाएगा ताकि आपको क्या वीडियो खोजना ना पड़े, सीधा प्लेलिस्ट में गए और अपनी आगे वाली क्लास को क्या रखें, कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, आई होप आप घर में मजे में होंगे, ज्यादा चिंता नहीं है। क्लास 12 की क्लास मजे में लग रही है, छोटी छोटी आधे घंटे से ज्यादा कोई क्लास है नहीं। तो चलो आज हम पढ़ेंगे आवेशों के गुणधर्म के बारे में। आवेश एक खुद गुण है, लेकिन उनका भी क्या है, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज है। यानी आवेश, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आज हम क्या करेंगे, एनालिसिस, स्टडी, अध्ययन वगैरह करेंगे। तो इसका पहला गुण है, आवेश का पहला गुण है विद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता आखिरकार क्या होता है, कितना कठिन शब्द है योज्यता। आपने जोड़ आती है आपको, जोड़ बाकी गुणा उसमें से जोड़ आती है, जोड़ ही क्या है, योज्यता है, ठीक है ना। योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी आवेशों क्या है, विद्युत आवेश की योज्यता। मैं आपको इस हेडिंग से मैं आपको ये टॉपिक देख लीजिए, अभी समझा दूंगा। विद्युत आवेश की योज्यता मतलब विद्युत आवेश जुड़ते हैं, उनका बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय मतलब हम जो जोड़ते हैं सामान्यतः 2 + 3 क्या होता है 5, 3 - 5 क्या होता है -2। आता है ना आपको इतनी गणित, 3 - 5 क्या -2, -5 + 5 क्या 0। यानी यही क्या है विद्युत आवेश की योज्यता। अब मैं -2 + 3 की जगह क्या लिख दूं, -2 कूलम + 3 कूलम। कूलम लगती मतलब क्या है, आवेश। -2 कूलम 3 + 3 कूलम बराबर कितना, +1 कूलम। यानी किसी निकाय का हम आवेश कैसे निकालेंगे, टोटल आवेश। टोटल आवेश बस किसी योज्यता के आधार पर। यानी हमें अगर किसी निकाय का कोई टोटल आवेश निकालना है तो हम उन आवेशों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मैंने जो लाइन लिखी है पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको आराम से देखते हैं क्या है विद्युत आवेश की योज्यता। आपको वापस समझा दूंगा क्या है। तो ये देखिए, आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। आपको मालूम है दिशा पर निर्भर करता नहीं है आवेश, बल्कि कोई दिशा में जो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या है, आवेश योगात्मक होता है, योगात्मक होता है, यही बात है। यानी आवेश जुड़ते हैं, आवेशों में कोई सदिश वाला वो कोण वाला सिस्टम नहीं लगता, सीधा जुड़ते हैं, जोड़ बाकी होती है और कुछ नहीं होता है। अब ये देखिए योज्यता के बारे में आपको लिखी गई है, किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या लाइन है, नहीं समझ में आई? समझ में बहुत अच्छी। एक बार वापस देखिए, किसी निकाय पर कुल आवेश, कोई निकाय है उसका कुल आवेश का मान उसके अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग, टुकड़ों में पढ़िए एक साथ नहीं। किसी निकाय पर कुल आवेश, ये एक पॉइंट बने, कुल आवेश, निकाय कुल आवेश, उसमें उपस्थित सभी आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर। बस ये चीज है, निकाय कुल आवेश सभी आवेश बीजगणितीय बराबर। ये क्या है, ये क्या है भैया। मान लीजिए आपके पास एक निकाय है, ये निकाय आपको समझ नहीं आ रहा, निकाय क्या होता है, निकाय, चलो निकाय छोड़ो। आपके पास ये क्या है, एक सर्कल है, उसके अंदर आपने 10 आवेश, मान लीजिए 5 आवेश को बिठा दिया। क्या बिठा दिया, एक मान लीजिए एक आवेश का मान 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, -2 कूलम, -1 कूलम। मान लीजिए 5 जगह को बिठा दिया, ठीक है। इसका इस आवेश का मान क्या है 2 कूलम, इसका मान 3 कूलम, 4 कूलम, -2 कूलम, -1 कूलम। प्लस माइनस आप समझते हैं ना, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये तो आप मालूम है, प्लस वाले और नेगेटिव वाले। मान लीजिए एक सर्कल है, या मान लीजिए ये कोई वृत्त है। नॉर्मली तो निकाय होगा, इसमें वो गोला होगा, वस्तु होगी। वस्तु है तो मतलब हमें गोला लेना पड़ेगा, 2D में तो हम ले नहीं सकते वो चीजें। तो मान लीजिए गोला है, उस गोला नहीं मानो वस्तु है, वस्तु के अंदर क्या है, ये 5 तरह के आवेश बैठे हैं। मान लीजिए +2 +3 +4 -2 -1। तो अब मुझे बताना इस निकाय का आवेश क्या है। निकाय का आवेश ये बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा चिंता करनी नहीं है। इसमें बस आपको जो अंदर दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ना है, और वही उसका क्या निकलेगा, टोटल निकाय का आवेश। निकाय का आवेश निकालते हैं, +2 +3 कितने, 5 5 4 9, 9 में से -2 -1 क्या -3, 9 - 3 बराबर कितने 6।
6 कूलम। निकाय का आवेश कितना है? 6 कूलम। बस यही है, यही बताना चाहता है। अब विद्युत आवेश की योग्यता यानी ये बताता है, अगर आपको कोई निकाय दिया उसका अगर आवेश अगर पूछ ले कि कैसे निकालते हैं, अभी तो ये आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन पहले उनके लिए बहुत माथापड़ी वाला काम था, उसके बाद जाके ये नियम निकला है। लेकिन हमारे लिए अभी नियम आसान है, ठीक है। ये क्या बोलता है? किसी निकाय पर कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर। बीजगणितीय योग क्या होता है मालूम है? बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग भाई 2 + 3 - 5 कितने होते हैं जी? 2। 5 + 6 - 1 कितना होता है? 10। ये चिन्ह वाले योग है ना, चिन्ह से लिखा है, चिन्ह से मतलब इनका ध्यान रखना, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस निकाय का तो टोटल आवेश क्या निकला? 6 कूलम। यानी इनका अंदर वाला कोई फर्क नहीं। अगर मैं इस पूरे का पूछूं तो इस पूरे पर आवेश कितना? 6 कूलम। जबकि अंदर अंदर तो देखो अलग दिख रहे हैं, लेकिन टोटल नेट आवेश क्या है? नेट आवेश मतलब कुल परिणामी आवेश क्या है? 6 कूलम, ठीक है। एक और मान लो, एक और मैं निकाय देता हूं, एक और निकाय। ये तो निकाय था क्या? +6 कूलम था। +6 कूलम मतलब धनावेशित निकाय था। अब मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा निकाय है, उसमें -6 कूलम और -3 कूलम और 1 कूलम का आवेश है, मतलब 3 आवेश है। तो इसका निकाय टोटल आवेश देखिए क्या होगा? -6 -3 + 1। चिन्ह का ध्यान रखना, -6 -3 -1। ये क्या आएगा? इसका सही आंसर क्या आएगा? -3 में से 1 है कितना? 2 -8 कूलम। मतलब ये ऋणावेशित -8 इसका नेट आवेश, यानी ये निकाय क्या है? ऋणावेशित। यानी अगर हमें कोई निकाय का आवेश ज्ञात करना हो तो उसके अंदर जो जो आवेश दे रहा है उनको चिन्ह से जोड़ दो। अगर वो पॉजिटिव आता है तो धनावेशित नेट, उसका नेट आवेश क्या? धनावेशित, वो भी क्या है? निकाय। अगर इसमें ऋणावेशित है तो ऋणावेशित नेट आवेश। और ये लिखा हुआ है, आवेश का योग करते समय चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहीं नहीं कभी कभी जो जो जोड़ दो, 6 3 9 1 10 10 कूलम सर, नहीं, आवेशों का ध्यान रखना है। कई बार तो चलो मैंने माइनस लिख दिया, भाषा में लिख दे, आप भाषा में लिख रहे थे कि आपके पास 2 आवेश 3 कूलम 4 कूलम जो ऋणावेशित है, जो ऋणावेश है, ठीक है। मान लीजिए 2 आवेश, मान लीजिए 2, ऐसे भाषा देखिए, 2 ऋणावेश 3 कूलम 4 कूलम वह 2 धनावेश 4 व 5 कूलम है, तो नेट आवेश निकाय का। अब ये देखिए आप क्या करोगे? आपको लिखा हुआ आप सीधा ऐसे नहीं, मान लीजिए निकाय क्या क्या दिया हुआ है? 3 कूलम 4 कूलम, वो क्या है? 4 कूलम और 5 कूलम। अगर आप समझ में आए तो आप क्यू भी लगा सकते हैं, किताब में क्यू के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। क्यू लगो, कूलम लगो, कूलम का मात्रा ठीक है ना, मैं कूलम से चलूंगा, चलो कूलम आवेश का मात्रा छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम क्यू भी लेते हैं, क्यू भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं। तो ये देखिए, अगर आपको अगर ऋणावेश धनावेश नहीं पता, आपने बस ये पढ़ा, धड़ाधड़ जोड़ दिया बिना कुछ देखे, ये लो डर्रे में, ये लो हमने पढ़ा ऐसा जोड़ो, 3 4 3 7 7 4 क्या 11 11 5 16 16 कूलम। आंसर गलत है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ? ऋणावेश मतलब ये -3 -4 कूलम है। वहाँ क्या लिखा? धनावेश मतलब ये +4 + 5 है। अब इसका क्या होगा? नेट आवेश +9 कूलम। ये क्या है? 9 कूलम, और ये क्या? -7 कूलम। तो टोटल क्या होगा? 2 कूलम। टोटल क्या है आवेश? 2 कूलम। यानी आपको हर तरीके से समझना है, ठीक है ना, रटना नहीं, हर तरीके से समझिए। हमने हर तरीके पॉजिटिव नेट आवेश निकाले, नेगेटिव नेट आवेश निकाल लिया, भाषा के तौर पर कर लिया, बस ये इतना सा टॉपिक है, सिंपल सा, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले गुणधर्म की तरफ, ठीक है। ये तो गुणधर्म था, छोटा सा हलवा सा गुणधर्म। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले गुणधर्म पर। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने अगले गुणधर्म पर, जिसका नाम है विद्युत आवेश की निश्चलता। यानी अब ये देखिए, ये भी एक खतरनाक नाम, निश्चलता। ये क्या आ गया भैया? ये क्या आ गया? गुण का नाम है विद्युत आवेश की निश्चलता। चर सुना है? चर क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर, मतलब बदलता रहता है। अचर क्या होता है? जो बदलता नहीं। सामान्य परिभाषा बता रहा हूं, चर क्या? बदलता रहता है। अचर क्या? जो बदलता नहीं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? निश्चलता, आवेश की निश्चलता। निश्चलता मतलब चर, निश्चल, निश्चल मतलब जो बदले नहीं, निश्चल मतलब जो बदले नहीं, जिसके बदलने का गुण नहीं, यानी विद्युत आवेश का बदलने का गुण नहीं है। वो भी कैसा बदलने गुण नहीं है? यानी ये देखिए मैंने लाइन लिखी है, आवेश चाल या वेग बलों पर निर्भर नहीं करता। यानी मान लीजिए आपके पास 5 क्यू का कोई आवेश है, ठीक है। अगर मान लीजिए बंदा बोला कि मैं तो इसको भगाऊंगा आवेश को, पहले तो ये पढ़ा था तो इसको 5 क्यू आवेश है, अब मैं इसको क्या 70 की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या बाइक पर दौड़ाऊंगा इसको, तो मैं
ये पहले पढ़ा था। इस पर आवेश कितना 5q। अब मैं इसको बाइक पे दौड़ा रहा हूँ, बाइक पर ये देखो मोटरसाइकिल पर चल रही है गाड़ी, ये आवेश अब इस पर चल रहा है 5 आवेश। जैसे मैं इसको दौड़ाऊंगा तो भी क्या होगा, ये जो 5q आवेश है वो 5q ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ऐसे नहीं स्पीड में भगा है तो 5q में से 1q पीछे गिर गया, ऐसा नहीं होगा। 5q है इसका मतलब 5q ही है। अगर आप बताइए आप यहाँ हैं, मान लीजिए अगर आप बाइक पे चलेंगे तो आपका एक हाथ या एक पांव कम थोड़ी होगा, सही से चलोगे तो आपका एक हाथ पांव कम नहीं होगा ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आवेश क्या है, चाल पर निर्भर नहीं करता है। यानी आवेश का मान लीजिए जो 5q एक विरामावस्था जो मान लीजिए आपके सामने पड़ी है, रुकी भी है, जो आवेश उसका रुके हुए मान है वही उस आवेश का मान क्या होगा, चलते टाइम होगा, चलते टाइम या गतिमान अवस्था। यानी जो विराम में q का मान होता है वही क्या होता है, गतिमान में। ये तो था एक सामान्य सा इसका विद्युत आवेश की निश्चलता, बहुत ही सिंपल। विद्युत आवेश की निश्चलता मतलब आवेश को अगर मैं दौड़ा दूं तो उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये विद्युत आवेश की निश्चलता है। आपको ये परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ गया है। क्या बताया मैंने, विद्युत आवेश की निश्चलता मतलब आवेश को अगर रुका हुआ हो या भले दौड़े हो, ऐसे ध्यान रखो आप, या तो आवेश रुका हुआ है या दौड़े हो, उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये निश्चलता है। वो लिखिए, ये भाषा लिखिए ना, जो आपको समझ में वो भाषा लिखिए, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको लिखना आ गया तो आपके लिए हलवा है। आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। ये तो क्या थी, विद्युत आवेश की निश्चलता। अब क्या है, वैज्ञानिकों ने अब तो क्या है भाई साहब, वैज्ञानिक क्या है बहुत आगे, मतलब फिजिक्स ने बहुत क्या डेवलप कर लिया है। पहले तो क्या बोला, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। अब ये देखिए, अब हम इसमें एक वैज्ञानिक यानी आपेक्षिकता के सिद्धांत के बाद एक नया टॉपिक आया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है, आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा सर, आइंस्टीन का आइजैक क्या आइंस्टीन का नाम सुना होगा ना आपने। आइंस्टीन ने क्या दिया था, आइंस्टीन ने एक आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, E=mc² तो आइंस्टीन ने दिया था, आपको मालूम है। एक आपेक्षिकता का सिद्धांत है वो भी आइंस्टीन ने दिया था। उसके आधार पर फिर बाद में बहुत सारी थ्योरीज आई, क्योंकि उस आपेक्षिकता सिद्धांत ने फिजिक्स को पूरा बदल के रख दिया था। आपको मैं बता दूं, अभी जो मॉडर्न फिजिक्स है वो सब आइंस्टीन भगवान की देन है, हमारा आइंस्टीन गुरुजी की देन है, उनको गुरुजी बोला करें। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, ये परिभाषा मत चलो, ये सूत्र पे चलो, पहले इस सूत्र पे चलो, परिभाषा बन जाएगी। विशिष्ट आवेश बराबर q/m। ये देखिए q/m विशिष्ट आवेश की परिभाषा क्या होगी, हम देखो परिभाषा बढ़ाते हैं। विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं, किसी कण के आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। ये मैंने ऊपर लाइन लिखी कि नहीं, किसी कण के आवेश q तथा द्रव्यमान m का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। अब इसको पढ़ने की जरूरत कहाँ पड़ी, अभी आपको बताऊंगा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन अभी आप ये परिभाषा देखिए विशिष्ट आवेश आखिरकार क्या होता है। विशिष्ट आवेश देखिए भाई साहब, ये होता है किसी मान लो कोई कण है, उस पर आवेश है, उसका आवेश का मान q है और उस कण का मान द्रव्यमान कुछ होगा खुद का, कण का द्रव्यमान भी होगा, उन दोनों का अनुपात क्या है, विशिष्ट आवेश बोला। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे लिखा है, यहाँ यह कण के वेग पर निर्भर करता है, यह कण के वेग पर निर्भर करता है। सामान्य टीचर आप नहीं छोड़ देगा आपको, ये कण के वेग पर निर्भर करता है, बस आगे आपको कुछ नहीं बताएगा। कारण आपको मेरे साथ बताया ठीक है, नहीं बताया तो मैं बताता हूँ आज कि क्या कारण है इसका, यह कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। क्यों कारण है, क्या कारण है भैया, q/m। ये तो देखिए यहाँ पे तो भी बताया कि ये निर्भर नहीं करता, लेकिन q/m आ गया तो इसका मतलब ये निर्भर करता है वेग पर। क्या कारण है, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश का कारण ये मैं बताता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम इधर आपको बताता हूँ कि ये क्यों है, क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है आपके लिए, बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत ही जबरदस्त, सच में मजा आ जाएगा आपको, अभी प्यार हो जाएगा आपको अपनी फिजिक्स से। ये देखिए मान लीजिए नॉर्मल क्या बोलते हैं, 5 किलो की चीज है, मतलब किसी कण का द्रव्यमान नहीं रहता है, मतलब द्रव्यमान चेंज थोड़ी कर सकते हैं। सोचा है कभी कि आप द्रव्यमान को चेंज कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। हाँ, E=mc² वाला हमने थ्योरी पढ़ी है, यानी हमने द्रव्यमान को एनर्जी से जोड़ दिया था। आइंस्टीन जी ने, गुरुजी ने, हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने, हमारे गुरुजी ने द्रव्यमान को ऊर्जा से जोड़ दिया था, ठीक है, E=mc²। लेकिन उन्होंने एक और थ्योरी भी दी थी, उसका नाम है आपेक्षिकता का सिद्धांत। यानी गुरुजी ने कहा कि मान लीजिए मैं पहले इसको दौड़ाऊं 5 किलो वाले द्रव्यमान को, इसको मैं दौड़ाऊं 5 किलो, ये चलो अभी भी 5 किलो है, अभी तो चलो इसकी स्पीड क्या है 70, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, किलोमीटर नहीं, 20 मीटर पर सेकंड। फिर भी ये क्या है, 5 किलो ही है, अभी द्रव्यमान बदला गया, या m था, यहाँ पे भी क्या है, m है। लेकिन फिर गुरुजी ने बोला देखो ये तो क्या है 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या बच्चों वाली बात है, आप इसको और तेज दौड़ो, तो दौड़ा लो भाई 100 मीटर पर सेकंड दौड़ोगे, 1000 मीटर पर सेकंड दौड़ो, दौड़ाया 5 किलो दौड़ाया, 5 किलो में ज्यादा फर्क नहीं मालूम पड़ा, वही 5 किलो। लोगों ने बोला क्या गुरुजी आपने तो बोला था इसको दौड़ाओ कुछ दिखेगा, हमें कुछ दिखा ही नहीं।
कि कहा बालक 1000 मीटर पर सेकंड, तो बच्चों वाली बात है। तुम इस कण को, ये जो है ना 5 किलो वाले को आप इस स्पीड से दौड़ाओ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितना है 3 के आगे देखो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से आप इसको दौड़ाओ, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोगों को फंसा दिया ना। अब ये देखिए फंसा नहीं, हमारे नई फिजिक्स का कारण है। देखिए जब मैं इसको इस स्पीड से दौड़ाऊंगा ना, इस स्पीड से दौड़ो, ये इससे थोड़ी सी कम, मान लीजिए इससे मान लीजिए 2 8 0 0 0 0 8 7 0 1 2 3 4 5 6 7 इस स्पीड से दौड़ोगे ना, यानी इन स्पीड के पास दौड़ोगे, यानी ये कौन सी स्पीड आपको याद है 3 × 10 द्वारा, ये क्या है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। यानी जब आप कण को प्रकाश की चाल से चलोगे तो क्या होगा, अब देखना घटना होगी। जो आपका द्रव्यमान मान लीजिए आपको द्रव्यमान मान लीजिए आपका 10 किलो है, 20 किलो 30 किलो, चलो कुछ भी मान लीजिए आपका जो द्रव्यमान, आप सोचते हैं मैं इतने किलो पाऊं, कहीं अगर तेज दौड़ूंगा तो मेरा द्रव्यमान कम ज्यादा नहीं होता। लेकिन आइंस्टीन गुरुजी ने क्या कहा, तुम प्रकाश की स्पीड से दौड़ो तुम्हारा द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। पतले लोगों के लिए नुस्खा देखे गए हमारे आइंस्टीन जी। देखिए क्या देखे गए, 5 किलो को जब इसी स्पीड से बढ़ाऊंगा तो ये 5 किलो नहीं 7 किलो हो सकता है। अगर मैं इसी स्पीड से चला दूं तो उसका द्रव्यमान अनंत भी हो सकता है, अनंत द्रव्यमान हो सकता है। मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा अनंत, यानी द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। तो मोर्स को थोड़ा स्पीड से द्रव्यमान बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, स्पीड जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे द्रव्यमान बढ़ेगा। ये क्या नियम है, इसके बारे में हम आपको अगली क्लासों में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसका सूत्र भी था वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वैसे इसमें होता है m m0 (m1 - v² / c² का ये सूत्र है, उस हिसाब से हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊं, आपको ये बताऊं कोई कण है अगर आप उसको गति से दौड़ाएंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। अब ये देखिए द्रव्यमान को हमने क्या कर दिया, छेड़ लिया ना। जिस द्रव्यमान को हम समझते थे वो क्या है, अचर है, उसको हमने चर बना दिया। उसको दौड़ाया तो वो बदल गया, वो बदल गया तो क्या विशिष्ट आवेश भी बदलेगा। अब ये देखिए विशिष्ट आवेश एक पर निर्भर कैसे करेगा। यहाँ देखिए q तो चलो नहीं करेगा, लेकिन q/m, अगर मान लीजिए m वाला कण का द्रव्यमान था, अगर मैंने उसको v वेग से दौड़ाया वो vc के बराबर भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, यानी लगभग। इस चिन्ह का मतलब भी समझिए आप, ये क्या होता है v, इस चिन्ह का मतलब समझिए, ये क्या होता है, लगभग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम लगभग बोलते हैं, ठीक है। इस चिन्ह का मतलब समझिए, यानी वेग, अब वेग कितने हो सकता है भाई, हमने तो v बोला है, यानी अब कहने का मतलब क्या है, द्रव्यमान अगर मैं v वेग से दौड़ाऊं तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि ये द्रव्यमान बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश क्या होगा, घटेगा। वो फर्क, यानी मैंने इसको दौड़ाया, वेग दिया, द्रव्यमान बढ़ा, द्रव्यमान चेंज हुआ तो विशिष्ट आवेश चेंज हुआ, यानी विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सूत्र में देखिए, अगर मैं किसी चीज को स्पीड से दौड़ाऊं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा। अभी बताया क्यों होगा, आइंस्टीन भगवान देखे गए कि आप चीज को दौड़ोगे, बाकी वो कैसे होता है आपको भी नहीं पढ़ना, बस आपको इतना ध्यान रखना है कोई कण है उसको स्पीड से दौड़ोगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, अनंत तक भी कर सकते हैं। क्या लाजवाब बात, ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, क्या वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप इस स्पीड तक चले जाए, ठीक है। क्या बात है, फिजिक्स में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये कण वेग पर निर्भर करता है, ये कितनी सी लाइन की ये थ्योरी है, ये देखिए यहाँ m, अभी मैंने बताया भाई 5 किलो 7 किलो, ये देखिए पहले 5 किलो लिखता था मैं, v वेग पे लिखेंगे तो मैं पहले मालूम नहीं था कि 5 किलो हमारे लिए 5 किलो ही है, लेकिन आइंस्टीन ने बता दिया क्या हो गया, ये 7 किलो हो गया। अब आपको मालूम है नीचे वाली जो चीज चेंज हुई 5 से 7 किलो हुई, वेग चेंज होने पर 5 से 7 किलो होगा, तो विशिष्ट आवेश भी वैसा बदलेगा, क्योंकि सूत्र में देखिए q/m है, 5 की जगह 7 आ गया तो ये क्या होगा, विशिष्ट आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है विशिष्ट आवेश का कांसेप्ट, ठीक है। विशिष्ट आवेश की परिभाषा q/m, अगर आप यहाँ तक रखो यार बहुत अच्छी बात है, और अगर ये करो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, यानी आप विज्ञान करेंगे, फिजिक्स करनी है, ठीक है ना। आप फिजिक्स के क्या अंदर घुलने लगे हो, ऐसे पढ़ो फिजिक्स को, घटना नहीं समझना है, हर एक लाइन के अर्थ पर चले जाओ, तब जाके आप इसमें महारत हासिल करोगे। तो हम ये देखिए, ये तो विद्युत आवेश मिश्र था। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले वाले टॉपिक, विद्युत आवेश का संरक्षण। संरक्षण का मतलब समझते हैं ना, तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आप अगले वाले पॉइंट पे, बी था, ठीक है ना, मैंने ए लिखा है, ये बी था, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे सी पर। तो देखिए अब हम बढ़ेंगे अपने आवेश के तीसरे गुणधर्म पर, जिसका नाम है विद्युत आवेश का संरक्षण। ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, विद्युत आवेश संरक्षण सिद्धांत कितना सरल है, ये भी वैसे सरल है जैसे ऊर्जा का क्या है ना, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जा सकता है। तो आवेश का भी वही है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, वही सिंपल लाइन।
आवेश ना तो आप बना सकते हो ना उसको खत्म कर सकते हो, केवल क्या कर सकते हो, स्थानांतरित कर सकते हो। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या बोलता है, आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ये कितना सरल है, मैं इसमें आपको ज्यादा नहीं समझाऊंगा। ना आपको नॉर्मल मालूम है, यानी आवेश को ना पैदा कर सकते हो, ना मार सकते हो, ना बस क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो था बच्चों वाला, ये तो बच्चों वाला निकला। ये तो बच्चों वाला है नहीं। आपका आपकी क्लास कौन सी है, 12th क्लास है, तो आपको 12th क्लास वाले उत्तर लिखने पड़ेंगे। 12th क्लास उत्तर है तो आपको एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा कि ये आखिरकार ये सब स्थानांतरित क्यों होता है, नष्ट क्यों नहीं, उत्पन्न क्यों नहीं। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। पहला एग्जाम्पल वही अपने प्लास्टिक कीचड़, कांच कीचड़ ले लीजिए। चलो कांच कीचड़ लेते हैं। अभी कांच कीचड़ है, ठीक है, कांच कीचड़ और ये कपड़ा। अभी ये क्या है, उदासीन। अब इन एक दूसरे को हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे। रगड़ने पर इसके ऊपर मान लीजिए प्लस चार्ज आया, ठीक है, और उस पर क्या आएगा, इस पर प्लस आएगा, तो इसका मतलब ऋणावेश कैसा आएगा, इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस पर ऋणावेश आ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव। ये देखिए पहले इसका टोटल आवेश क्या है, 0। अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, अब क्या है, देखो टोटल का आवेश क्या है, 0। तो यानी आवेश कुछ नया आया क्या, आवेश कुछ नया आया क्या, पहले भी 0 था, अभी भी 0, आवेशित होने के बाद भी, लेकिन टोटल आवेश तो 0, पहले भी टोटल आवेश 0। इसका मतलब नया आवेश कुछ नहीं आया है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर उठ के गए, नया पैदा नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन बीच में से कि हमारा घर्षण हुआ, नया इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ, नहीं। ये इसी का भाग था, इसी का भाग इस इधर से उठ के इसमें चला गया, इसका इसमें उठ के चला गया, तभी तो इसमें ऋणावेश आया, इसका गया इसलिए इसमें पॉजिटिव आया। वही बात है, यानी कुछ नई चीज नहीं आई, बस इनमें से इधर का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण इसका मतलब यार ना तो कुछ नष्ट हुआ है, ना ही कुछ उत्पन्न हुआ है, केवल यहाँ क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ है। तो ये था आपका पहला एग्जांपल कांच की छड़ और इसके घर्षण पर। अब दूसरा थोड़ा हम चलते हैं नाभिकों पर। जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन टकराते हैं तो परस्पर विनाश कर विकिरण उत्पन्न करते हैं जो आवेश रहित होती है। जो ये देखिए कुछ इस प्रकार है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए दो भाई भाई है, लेकिन उल्टे हैं दिमाग में। आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो सुना होगा, इलेक्ट्रॉन E- होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाए, E पर -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, इस पर आवेश का मान -1.6 × 10⁻19। लेकिन जैसे इसके ऊपर प्लस आवेश आ जाए, +1.6 × 10⁻19, तो वो क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉन कहलाता है। ठीक है ना, उसके बारे में आप रेडियोएक्टिव वाला जो चैप्टर है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी आप इसका मान इतना मालूम रखें, ये -E है वो इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, पॉजिट्रॉन है। ये पॉजिट्रॉन बहुत काम की चीज, मजा आएगा इस वाले चैप्टर में, बहुत कुछ सीखोगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपको नॉर्मल, चलो ये भी नहीं आते, आपको मालूम है प्लस और माइनस करके क्या होते हैं, 0, कुछ नहीं, खत्म, 0 भी मतलब खत्म। तो यहाँ पे देखेंगे खत्म होगा, खत्म होके क्या आएगी, विकिरण। ठीक है, विकिरण है, यानी माइनस और प्लस मिले, माइनस प्लस मिलते क्या होगा, 0, 0 मतलब खत्म, कुछ नहीं तो मतलब गामा। खत्म का मतलब यहाँ एक किरण निकलेगी, विकिरण। यानी ये दो कण टकराए, दोनों कण टकराते खत्म हो गए, और खत्म होने के अनुसार एक ऊर्जा निकली, ये विकिरण ऊर्जा ही है। ठीक है, ये दोनों खत्म हुए तो ऊर्जा किस रूप में निकली, विकिरण के रूप में। जो और आपको मालूम है ऊर्जा हो या विकिरण, इसका आवेश क्या होता है, शून्य। आवेश क्या होता है इन पर, शून्य। यानी देखिए पहले आवेश टोटल आवेश है 0 है, अभी भी विकिरण निकली तो आवेश क्या, शून्य है। यानी यहाँ पे भी देखिए जब ये वाली घटना होती है तो भी देखिए कोई आवेश नया नहीं आया है, यानी हम परमाणु स्तर पर चले गए तो वहां पे भी कोई नया आवेश नहीं आया है, बस वही स्थानांतरित क्या, यहाँ तो खत्म हो गया +-0। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो गामा विकिरण से भी क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, यानी नया कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यानी आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब इसमें एक और थोड़ी सी छोटी सी एक और एग्जांपल है, आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आपको इसको भाषा में लिखना है, मैं आपको नहीं लिखवा रहा, ठीक है, लेकिन आपको लिखना है। कांच की छड़ पहले अलग-अलग थी, इस पर नेट पहले दोनों क्या थे, उदासीन, तो नेट भी उदासीन, लेकिन जैसे घर्षण किया तो एक और प्लस है, नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों का विद्युत टोटल लेंगे तो वो भी क्या है, 0। इसका मतलब यहाँ ना तो आवेश उत्पन्न हुआ, नहीं नष्ट किया गया। वैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन टकराते हैं तो परस्पर विनाश से विकिरण उत्पन्न करते हैं जो आवेश रहित होते हैं। ये विकिरण क्या, आवेश रहित, आवेश बराबर 0, पहले भी 0, बाद में भी 0, यानी आवेश का कुछ नया कुछ नहीं आया है, वही इधर-उधर स्थानांतरित हुआ है। और अगला एग्जांपल, चलो एग्जांपल यही लिख देते हैं। एक अभिक्रिया है नाभिक स्तर पर, ये देखिए एक अभिक्रिया मान लीजिए यूरेनियम की है। अगर आपको याद, ये ज्यादा बस बता रहा हूँ आपको, ये आगे अभिक्रिया आएगी अगले वाले चैप्टर में। बॉन्ड 92 यूरेनियम 92 नीचे आएगा,
238 यूरेनियम 92। ये जैसे इसको हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन डालते हैं तो ये टूट कर 234 थोरियम, इसको थोरियम बोलते हैं, ठीक है, TH को, और प्लस हीलियम 234 अल्फा कण बोलते हैं इसको। इसका तो बचा क्या 90 पर आएगा थोरियम, इसको बोलते हैं अल्फा कण, ठीक है। अब ये देखिए बाहर में 238 ये थे, ये है यूरेनियम, ठीक है, ये है यूरेनियम, ये है थोरियम, ठीक है। यूरेनियम पर जैसे क्या हुआ, इसका टुकड़ा हो गया, ये टूट गया, टूट के इसमें मतलब थोरियम और अल्फा कण, ये हीलियम है, हीलियम के इसको अच्छी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कण। अल्फा कण क्या है, 2H4, ठीक है। यूरेनियम टूटा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस कंसेप्ट कैसे देखेंगे, आपको मालूम है ये क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ये भी परमाणु क्रमांक, ये भी परमाणु क्रमांक, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही क्या इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 92, इधर इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 90 और इधर इलेक्ट्रॉन संख्या 2। तो यहाँ देखिए इन दोनों को जोड़ो तो टोटल 92, इधर भी क्या 92, यानी देखिए इलेक्ट्रॉन पहले ही 92 थे, उसके बाद भी 92, अब दो भागों में टूट गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो क्या है 92 ही है। इसका मतलब जब ये रेडियोएक्टिव क्षय होता है तब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, संचित रहेंगे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आवेश विद्युत आवेश संरक्षण का नियम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और ये अनुभाविक है, इसका कोई अपवाद आपके सामने नहीं मिलेगा आपको। ये अनुभाविक सिद्धांत है, अनुभाविक मतलब अनुभव के आधार पर दिया गया है और बाद में इसका कोई अपवाद वगैरह नहीं है। तो अब हम आगे आएंगे आवेश का क्वांटीकरण, वो बहुत ही जबरदस्त है। एक तरीके से वो आपको सिंपल तरीके से मैं बता दूंगा तो आपके लिए वो सिंपल है, लेकिन अगर आप उसकी गहराइयों में जाएंगे, उस गहराइयों से समझोगे तो उसमें बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट छुपे हैं। तो ऐसा करता हूँ वो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग बना दूँ छोटा, जिसका नाम है आवेश का क्वांटीकरण, वो गुण क्या है, लेकिन ये क्या इसमें आप गुण पूरा बता दूँ आगे का है क्या। उसके बाद आवेश का क्वांटीकरण विस्तार से 5 या 6 मिनट का या 10 मिनट का होगा, वो वीडियो अलग बता दूंगा। लेकिन अभी आपको मोटा मोटी या शॉर्ट में बता देता हूँ कि आखिरकार वो क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया विद्युत आवेश का संरक्षण क्या है, ठीक है। ये तो था सिंपल सी बात, समझ में आ गया ये तो। अगर नहीं है तो इसे एक वीडियो में कर देते हैं, चलो बड़ा होगा तो होगा, देखते हैं कितना बड़ा होगा। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, आखिरकार ये क्वांटीकरण होता क्या है ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, बस आपको ये बताता हूँ कि ये आखिरकार बताता क्या है। ये बताता है कि मान लीजिए कोई क्या बोलते हैं, कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के, सामान्य टीचर आपको यही बताएगा, यही लाइन है क्योंकि ये आपके समझने के लिए आसान होती है, लेकिन इसका डीप क्या मतलब है वो बहुत ही अच्छा है, वो आप थोड़ा लेवल अप है, उससे आपका दिमाग खुलेगा, आपका पढ़ने का नजरिया बढ़ेगा, आप अपने दिमाग को विकसित करोगे। लेकिन ये देखिए किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, ठीक है। यानी किसी वस्तु पर मान लीजिए आवेश है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज यानी Q बराबर Ne लिख सकते हो। ये सूत्र भी है वेरी इंपॉर्टेंट, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne मतलब ये जहां n क्या होगा, कोई n बराबर 1 2 3 4। आवेश का क्वांटीकरण का एक और मतलब है, वस्तु पर आवेश (1.2Q 1.3Q 2.5Q माइनस मान लीजिए आवेश दोनों होते हैं के रूप में नहीं देता। अभी क्यों नहीं रहता, बस अभी नॉर्मल तो आपको बता देता हूँ। यानी आवेश का विद्युत आवेश का क्वांटीकरण आपको क्या बताता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश रहेगा तो वो 2Q रहेगा 3Q रहेगा, लेकिन 8.2Q नहीं रहेगा। कारण क्या है, अब ये देखिए इसका मतलब क्या है,
2q, मान लीजिए 2q है, 2e मान लीजिए, ई इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं हम, आपको ई से आपको आसान पड़ेगा आपके ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 मान लीजिए 3 तरह के इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो उसके ऊपर टोटल वैसे हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए आपने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा है, पॉइंट का मतलब क्या है, मान लीजिए 0.2, मान लीजिए 1.2 है, मान लीजिए 1.2 e है, इसका मतलब क्या है 1e प्लस 0.2 e, मतलब दो तरह के इलेक्ट्रॉन है, एक तो एक इलेक्ट्रॉन है ये, दूसरा क्या 0.2 e। 0.2 e का मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं टूटता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, वो टूटता है, उसका आवेश का मान अलग लेते हैं, लेकिन इससे छोटा इलेक्ट्रॉन होता नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते, आवेश का मान छोटे से छोटा e होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। इसके बाद में यहाँ एक लाइन आती है कि आवेश का क्वांटम, यानी आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रॉन ही होता है, ना कि कोई और पॉइंट वाली चीजें, वो आपके लिए बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी। आपको बस इतना ध्यान रखना कि इस वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, Q बराबर n, अगर आप यहाँ n का मान 1 2 3 रहेगा, ना कि पॉइंटों में, यानी यहाँ प्राकृत संख्या रहेगी, ठीक है, प्राकृत के पूर्णांक लेंगे क्योंकि माइनस भी तो हो सकता है, माइनस भी तो हो ही सकता है, माइनस आवेश ले सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और आवेश क्या है, वैसे इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में आएगा चार्ज। तो यही था कि वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पॉइंटों के रूप में आप इलेक्ट्रॉन पर कोई आवेश नहीं बता सकते कि इस पर आवेश 1.2 इलेक्ट्रॉन, 2.3 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ऐसा नहीं होता। आवेश क्या रहेगा हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 कुछ भी मानो, लेकिन पॉइंटों में बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, बस यही था इसमें, और तो इसमें कुछ है नहीं, बाकी इसमें डीपली मैं आपको बता दूंगा कि आखिरकार इसका क्वांटीकरण है क्या वगैरह, लेकिन बस मेन तो ये है, ठीक है। तो बस आपको, आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको आवेश के गुणधर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी कि आवेश के गुणधर्म आखिरकार होते क्या हैं। ये वाला टॉपिक आपको अगर ज़्यादा डीपली समझ नहीं है, लेकिन आपको मैंने इस क्लास के स्तर पर मैंने आपको बता दिया, ऐसे नहीं कि ये समझ में नहीं आया, क्या क्यों नहीं समझ में आया। आवेश क्वांटीकरण का मतलब है कि कोई वस्तु है, उस पर जो आवेश होता है वो हमेशा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, और ये सूत्र हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q बराबर Ne, ठीक है, और E पर आवेश का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मान याद रखना, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो बस यानी हमेशा आवेश इसी रूप में रहेगा, Q बराबर Ne, वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, वस्तु पर आवेश 1.2 1.3 1.2 के रूप में नहीं रहता है, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं संभव नहीं रहता। तो ये तो हमारे थे आवेश के गुणधर्म, आपको एक एक आवेश के जो 4 गुणधर्म थे आपको मैंने समझा दिया है। पहला गुणधर्म क्या था, आपको याद है, क्या बताया था, क्या बताया था, पहले हमने जोड़ा था आवेशों की योज्यता, उसके बाद निश्चलता, निश्चलता के बाद संरक्षण, संरक्षण के बाद क्वांटीकरण, ये आवेशों के 4 गुणधर्म है। आपको 4 गुणधर्म अभी याद हो गए होंगे। पहला क्या था, आवेश बोलिए, योज्यता, यानी हम आवेशों को जोड़ेंगे। दूसरा क्या, निश्चलता, आवेश को भगाओगे तो भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें स्पेशल चीज क्या थी, विशिष्ट आवेश, ठीक है ना। विशिष्ट आवेश क्या था, Q/m, Q, जब आवेश के अंदर उसके द्रव्यमान का भाग देते तो हमें विशिष्ट आवेश, जो कि वेग पर निर्भर करता है, क्यों करता है वो भी मैंने अच्छे से समझा है, क्योंकि द्रव्यमान भी क्या बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आवेश का संरक्षण, उसके हमने 3 एग्जांपल देखे थे। पहला एग्जांपल वही छड़ वाला, छड़ को जब पहले रगड़ा नहीं, छड़ कपड़े को रगड़ा नहीं, तो उससे पहले उसका नेट आवेश क्या था, 0। उसके बाद रगड़ने के पश्चात भी देखो इसके एक प्लस आया, नेगेटिव आया, लेकिन दोनों टोटल जोड़ेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0। फिर बाद में दूसरा एग्जांपल था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है पॉजिटिव, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक विकिरण आएगी, वो क्या होगी, उदासीन होगी, और उदासीन विकिरण ही क्या है, यानी आवेश भी क्या हुआ, 0। उसके मान ली इस तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, उधर आवेश क्या 0, उधर विकिरण आवेश भी 0, यानी ये यहाँ पे भी देखिए आवेश का कोई ज्यादा कोई नई चीज नहीं है, यानी आवेश क्या था, संरक्षित। तीसरा क्या था, यूरेनियम वाला 92, यूरेनियम 238 किसमें टूटता है, 90 थोरियम प्लस 2 यानी अल्फा 2 हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 92 इलेक्ट्रॉन इधर थे, उधर 90 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 92 इलेक्ट्रॉन, यानी इधर भी क्या हुआ, आवेश क्या थे, संरक्षित थे। उसके बाद आवेश क्वांटीकरण, आवेश क्वांटीकरण का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहेगा, पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। पूर्ण गुणज के मतलब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ना कि 1.2 1.3 और 2.5। बस ये होता है आवेशों का क्वांटीकरण, यानी ये चारों अगर आपको अभी हाथों हाथ याद हो गए होंगे, बस आपको एक बार थोड़ा देखना है वगैरह। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, अगर जो समझना है वो आप कमेंट जरूर करें, बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।